हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी सेकंड क्लास को हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हमारी बेसिक क्लास रहेगी। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमने क्या देखा था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन देख लिया था। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बेस पर उनके जो नेम थे वो हमने देखे थे, स्ट्रक्चर्स देखी थी। आज की क्लास में जो है वो हम कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर जो होता है किसके ऊपर बेस होता है? इट इज बेस्ड ऑन सोर्सेज फ्रॉम विच कंपाउंड्स आर फॉर्म। कंपाउंड कहाँ से फाइंड आउट हुए थे उसके बेस पर जो नोमेनक्लेचर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नोमेनक्लेचर या फिर ट्राइवियल नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे आपको सर्टेन में कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया CH4। CH4 को वैसे मीथेन गैस कहा जाता है, लेकिन कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर से मार्स गैस कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मार्सी एरिया जो था आपका, वहां से फाइंड आउट हुआ था, इस कारण से इसे मार्स गैस कहा जाता है। सेकंड जो कंपाउंड है हमारा, जैसे मैंने कहा CH3OH, ठीक है, तो इसे अपने वुड स्प्रिट कहा जाता है। इसे वुड स्प्रिट कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वुड क्या है, अपने सड़ने से फाइंड आउट हुआ था, इसलिए इसे वुड स्प्रिट कहा जाता है। थर्ड में लेता हूँ C2H5OH, इसे हम कहते हैं ग्रेन स्प्रिट या फिर इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेन से हमारे को फाइंड आउट हुआ था। जो ग्रेन था उसके सड़ने से अपने या फर्मेंटेशन से जो सब्सटेंस बना था वो आपका क्या था? आपका C2H5OH, जिसे इथेनॉल भी कहा जाता है। तो इसे कॉमन नोमेनक्लेचर में हम क्या कहते हैं? ग्रेन स्प्रिट या फिर ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। देन देखिए आप HCOH, इसे वैसे तो मिथेनोइक एसिड कहा जाता है नोमेनक्लेचर में, लेकिन इसे कॉमन नोमेनक्लेचर में इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फॉर्माइका यानी जो रेड आर्ट होती है उससे फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, देन देखिए आप CH3COH। CH3COH को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एसिटम से हमारे को फाइंड आउट हुआ था। एसिटम विनेगर या सिरका जो होता है। देन देखिए NH2CO, इसे हम यूरिया कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यूरिन से हमारे को फाइंड आउट हुआ था, इसलिए इसका नेम क्या बढ़ गया? यूरिया बढ़ गया। देन देखिए नेक्स्ट कंपाउंड CH3CH, इसके साथ OH अटैच कर दिया, COH, इसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को लैक्टम से फाइंड आउट हुआ था। जो आपका कर्ड होता है, दही, उसको लैटिन लैंग्वेज के अंदर लैक्टम कहा गया। तो इससे जो एसिड फाइंड आउट हुआ उसे हम लैक्टिक एसिड बोल देते हैं। देन है आपका ये देखिए टार्टरिक एसिड। ठीक है, इसे हम कहते हैं टार्टरिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टेमरिन से हमारे को फाइंड आउट हुआ था, इसलिए इसको टार्टरिक एसिड कहते हैं। इसे याद कैसे रखेंगे? 2 कार्बन पे 2 OH अटैच होते हैं और बोथ जो कार्बन होते हैं इनमें एक COCH ग्रुप अटैच होता है। तो इस तरह से अपने इसे टार्टरिक एसिड कहा गया था। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं आपके सामने। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है इनके जो कॉमन नोमेनक्लेचर है उनकी नेम मैंने बताए हैं आपको। इसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 9 नंबर एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैंने कहा COH, इसे ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्जेलस प्लांट से फाइंड आउट हुआ था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? ऑक्जेलिक एसिड कहा गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। ये देखिए, ये आपके सामने जो मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, ये सिट्रिक एसिड होता है आपका। ठीक है, सिट्रिक एसिड 3 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन पे 3 COH ग्रुप अटैच होते हैं। मिड वाला जो कार्बन होता है उस पर एक OH ग्रुप अटैच होता है। तो इसे हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। और ये सबसे पहले अपने सिट्रस जो प्लांट थे आपके, उनसे हमारे को ये फाइंड आउट हुआ था, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड कहा गया। तो आज हमने कॉमन नोमेनक्लेचर जो था उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स के नेम जो है उनके फाउंडिंग सोर्स के बेस पर दिए गए थे। तो वो कंपाउंड और उनके कॉमन नेम वो हमने दोनों देख ली, और इसे कॉमन नोमेनक्लेचर को ट्राइवल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। तो ये कुछ कंपाउंड है जिन्हें आप ध्यान रखना।
अब कॉमन नोमेनक्लेचर जो होता है वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए भी यूज किया जाता है। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के फॉर्मूले और उनसे किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो दोनों मैं बता चुका हूँ। लेकिन कॉमन नोमेनक्लेचर में उन्हें कैसे यूज किए करते हैं वो हम देख लेते हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर जो एल्केन, एल्कीन या एल्काइन कोई भी कंपाउंड हो उनकी कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, उन स्ट्रक्चर्स के बेस पर उन कंपाउंड्स के नेम होते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं structures used in common तो देखिए कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर स्ट्रक्चर्स का कुछ यूज होता है, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन कॉमन नोमेनक्लेचर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई कंपाउंड है जिसकी स्ट्रक्चर स्ट्रेट फॉर्म में है तो उसके लिए हम यूज करते हैं नॉर्मल। तो एक अपने स्ट्रक्चर का नेम होता है नॉर्मल, जिसको एन डैश से शो किया जाता है। ये क्या है, इफ compound is present in straight chain, then we use नॉर्मल प्रीफिक्स विद इट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा नॉर्मल ब्यूटेन, तो इसे हम कैसे स्ट्रक्चर को बनाना होगा, कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन बोल देंगे। जैसे आ जाए नॉर्मल पेंटीन, इट मीन्स क्या होगा, 5 कार्बन हो जाएंगे आपके, 5 कार्बन, और जो टर्मिनल कार्बन होगा उस पर एक डबल बॉन्ड अटैच कर देंगे। और स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटीन बोल देंगे। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर कोई कंपाउंड स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है तो दैट टाइम उसके साथ जो एक प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, नॉर्मल। सेकंड जो देखिए, सेकंड हम देखते हैं आइसो। आइसो ग्रुप या आइसो स्ट्रक्चर क्या होती है, तो हमें ध्यान रखना है, व्हेन CH3 ग्रुप इज अटैच्ड, CH3 group is attached with second last carbon of longest chain। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना। अगर CH3 ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन से अटैच हो, लॉन्गेस्ट चेन है उसके सेकंड लास्ट कार्बन से अगर अपने CH3 ग्रुप अटैच होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा पेंटेन, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, और एक मैंने बोला आइसो पेंटेन। तो देखिए नॉर्मल पेंटेन का मीन्स तो क्या होगा कि जो कंपाउंड होगा वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होगा। तो ये देखिए 5 कार्बन है, स्ट्रेट चेन में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन कहेंगे। लेकिन अब हमने कहा आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन के केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 ही रहेंगे, लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन चाहे तो ये मान ले चाहे तो ये मान ले, इनसे क्या अटैच होगा, एक CH3 अटैच होगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन जनरेट होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसो पेंटेन कहेंगे, या अपने वहाँ पर जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, आइसो प्रीफिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, आइसो होता है। देन हम देखते हैं सेकेंडरी। देखिए सेकेंडरी से पहले हम देखते हैं नियो स्ट्रक्चर। नियो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप देखिए 3 नंबर नियो, व्हेन one carbon is attached with 4 other carbons, then structure is called neo। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा नॉर्मल पेंटेन, मैंने कहा आइसो पेंटेन, और मैंने कहा नियो पेंटेन। तो देखिए क्या डिफरेंस होगा। नॉर्मल पेंटेन का मीन्स तो क्या हुआ, जो कार्बन होंगे वो स्ट्रेट चेन में होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 होंगे, हर कार्बन की वैलेंसी हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे, है ना।
तो हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन एंड टर्मिनल कार्बन से 3, बाकी से 2 कार्बन हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। आइसोपेंटेन के केस में देखिए हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो कितने रहेंगे, 5 ही रहेंगे, लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या अटैच होगा, एक CH3 ग्रुप अटैच होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन के केस में क्या होगा, जो एक कार्बन है वो 4 अदर कार्बन से अटैच होगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो एक कार्बन है वो 4 अदर कार्बन से अटैच हो गया। हर कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमने 3 हाइड्रोजन अटैच कर दी। तो ये जो स्ट्रक्चर आपकी जिसमें एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच है, इसे हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन बोलेंगे। तो ये 3 ग्रुप होते हैं आपके। नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होती है वो स्ट्रेट चेन के केस में यूज की जाती है। आइसो के केस में क्या होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन से एक CH3 ग्रुप अटैच होता है, और आइसो के नियो के केस में क्या होता है, एक ही कार्बन से 4 अदर कार्बन अटैच होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्केन से एल्काइल का फॉर्मेशन। तो देखिए एल्केन टू एल्काइल, देखिए एल्केन से एल्काइल कैसे बनता है, तो सिंपल सा है। जो एल्केन होता है अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो जो ग्रुप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसके नेम नोमेनक्लेचर में क्या आ जाएगा, देखिए कंपाउंड्स के। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल मैंने कहा CH4 में से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो यहाँ जो ग्रुप बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3, और इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो CH4 को तो हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोल देते हैं। ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो CH3 बना, इसे हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे इसे। ठीक है, देन आपका सेकंड नंबर, जैसे मैंने कहा CH3 तो ये इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, देखिए CH3 और वैलेंसी फ्री हो गया। CH3 का मतलब C2H6 है, इसे हम बोलते हैं इथेन। तो इस स्ट्रक्चर का नेम क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए मैंने कहा CH3 तो इन दिस केस टर्मिनल कार्बन से एक वैलेंसी फ्री कर देता हूँ, CH2 वैलेंसी फ्री। तो दिस वन इज प्रोपेन एंड दिस वन इज प्रोपाइल। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। लेकिन अगर इसी से मिड वाले कार्बन से अगर वैलेंसी फ्री कर दूं मैं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, तो देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये जो कार्बन था मिड वाला, इसके साथ अपने 2 CH3 अटैच है, एक CH3 ये अटैच हो गया, दूसरा ये अटैच हो गया, और इस मिड वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री होगी। तो मिड वाले कार्बन से अब आप देखिए टोटल स्ट्रक्चर जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 2 कार्बन के सेकंड लास्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, और सेकंड लास्ट कार्बन से जो मिथाइल ग्रुप अटैच होता है इसे हम बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। तो आइसो स्ट्रक्चर होने के कारण इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल तो होगा, लेकिन इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल। एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है, आइसोप्रोपेन का फॉर्मेशन कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप आइसोप्रोपेन अगर बनना चाहोगे तो आप कुछ इस तरह से बनाओगे, लेकिन ये तो फिर लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन अटैच हो जाते हैं। तो आइसोप्रोपेन कभी नहीं होता, लेकिन आइसोप्रोपाइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये अगर लॉन्गेस्ट चेन है और टर्मिनल कार्बन से वैलेंसी फ्री है तो प्रोपाइल 3 कार्बन के केस में, और अगर अपने सेकंड लास्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है और उसी से वैलेंसी फ्री थी, हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो एल्केन से एल्काइल कैसे बनता है, अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए एल्केन के जो भी कंपाउंड है तो उससे जो हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद स्ट्रक्चर जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइल बोल देते हैं। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन होता तो ब्यूटाइल, पेंटेन होता तो पेंटाइल। ठीक है, अब देखिए आप सेकेंडरी टर्सरी ग्रुप हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं सेकेंडरी। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का कब यूज किया जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख लेते हैं हम। सेकेंडरी प्रीफिक्स, देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स कब यूज किया जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स तब यूज करते हैं जब 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री हो। पहले हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन, सिंपल सा ये तो डिग्री ऑफ कार्बन वैसे आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये देखिए डिग्री ऑफ कार्बन कैसे अपने शो की जाती है, कोई भी कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है वही उसकी डिग्री होती है, सिंपल सा आता है। जैसे इस कार्बन की बात करें तो ये फर्दर एक कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री, या इसको प्राइमरी कार्बन कहा जाएगा। इस कार्बन की बात करें ये भी कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री 1 डिग्री होगी। इस कार्बन की बात करें तो 1, 2 और 3 कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। इस कार्बन की बात करें तो लेफ्ट और राइट साइड 1 कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री।
इस कार्बन की बात करें तो ये 4 अदर कार्बन से अटैच है, इसकी डिग्री क्या मानी जाएगी 4, और अदर ये 3 कार्बन है, इन तीनों के अपने एक एक कार्बन से अटैच है, इन तीनों की डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री। तो डिग्री ऑफ कार्बन कैसे शो की जाती है, कोई भी कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है उससे हमें ये पता लगता है कि उसकी डिग्री क्या होती है। सेकेंडरी प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, ये देखिए आप, when valency is free from 2 डिग्री कार्बन, बस सिंपल सा यही ध्यान रखना, ठीक है ना। देन सेकेंडरी प्रीफिक्स is used in common nomenclature, ये ध्यान रखना है। ये आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारे के सारे जो अपने प्रीफिक्स या ये वर्ड यूज किए जाते हैं ये हमेशा कॉमन नोमेनक्लेचर में ही यूज किए जाते हैं, आईपीसी में यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, और इससे मैं 2 टाइप के आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक बार तो मैं टर्मिनल कार्बन से वैलेंसी को फ्री कर देता हूँ, और एक बार मैं इस कार्बन से जो सेकंड कार्बन है इससे वैलेंसी फ्री कर देता हूँ, ठीक है। इसी से अपने 2 स्ट्रक्चर हमने बनाई, एक स्ट्रक्चर में टर्मिनल कार्बन से वैलेंसी फ्री की, टर्मिनल कार्बन से वैलेंसी फ्री की, तो इसका नेम क्या होता है आपका ब्यूटेन होता है। तो टर्मिनल कार्बन से वैलेंसी फ्री होने पर इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। इसकी डिग्री भी क्या है 1 डिग्री है, ठीक है। लेकिन इन दिस केस 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री है, तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C4H10 होता है। ये इसका ये जो स्ट्रक्चर ये कौन सी आपकी नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन से 2 टाइप के अपना रेडिकल या अपने स्ट्रक्चर बन सकती है, एक तो ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 टाइप के बन सकती है। ब्यूटाइल बनता है तो 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री है टर्मिनल कार्बन, और अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल बनता है तो 2 डिग्री जो कार्बन होता है उससे आपकी वैलेंसी फ्री होती है, ठीक है। देन देखिए आप नेक्स्ट हम देखते हैं टर्सरी ग्रुप। तो देखिए टर्सरी वर्ड कब यूज किया जाता है कंपाउंड के साथ, टर्सरी देखिए, तो when valency is free from 3 डिग्री कार्बन, बस इतना से ध्यान रखना है। When valency is free from 3 डिग्री कार्बन then we use टर्सरी प्रीफिक्स। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा आइसो ब्यूटेन, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ CH3 CH CH3 और CH3, ये जो स्ट्रक्चर ये किसी होगी आइसोब्यूटेन की। अब इसे मैं 2 तरह के अपने रेडिकल बना लेता हूँ। फर्स्ट में देखिए आप और सेकंड देखिए, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में जो वैलेंसी फ्री है वो 1 डिग्री कार्बन से फ्री है, ठीक है। और स्ट्रक्चर कैसी है आपकी आइसो, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या है, तो इसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, ठीक है। जबकि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो वैलेंसी फ्री है वो 3 डिग्री कार्बन से फ्री है, तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, उसका नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। जो आइसोब्यूटेन था उसके टर्मिनल कार्बन जो 1 डिग्री कार्बन अगर उससे वैलेंसी फ्री होती है हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। और अगर 3 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री हो जाती है हम क्या कहते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा ये आपका है। अब हमने जो अभी आइसो, नियो, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्सरी जो देखे हैं और सारे में एक एग्जांपल मैं अगर कराना चाहूँ तो जैसे कि मैंने कहा C5H12, ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका हो गया पेंटेन, ठीक है। इससे मैं 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ,
इससे मैं 3 टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। पहला जो है वो तो आपका क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन हो गया, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या हो गया आपका, आइसोपेंटेन हो गया। और थर्ड जो है वो आपका क्या हो गया, नियो पेंटेन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 तरह के अपने रेडिकल बना सकता हूँ। फर्स्ट ऐसा बना सकता हूँ जिसके अंदर टर्मिनल कार्बन से मैं क्या कर दूँ, वैलेंसी फ्री कर दूँ, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, नॉर्मल पेंटाइल, ठीक है। सेकंड में क्या बनाता हूँ, जो सेकंड लास्ट कार्बन है उससे मैं वैलेंसी फ्री कर देता हूँ, तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री है, यहाँ 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री है। अब इसमें देखिए, इसमें एक बार तो मैं वैलेंसी फ्री कर देता हूँ टर्मिनल कार्बन से, तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आइसोपेंटाइल। क्यों, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये आइसोपेंटेन है, और लॉन्गेस्ट चेन से अगर वैलेंसी फ्री हो तो ये आइसोपेंटाइल हो गया। अब मैं यहाँ सेकंड लास्ट कार्बन से वैलेंसी फ्री कर देता हूँ, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा आइसो सेकेंडरी पेंटाइल। आइसो क्यों, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और साथ के अंदर 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री है। इसी के एक थर्ड स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं 3 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ 3 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री है, तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल, ठीक है। इन दिस केस ये नहीं देखना कि सेकंड लास्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, इस बार 3 कार्बन से ये कार्बन अटैच है और उसी कार्बन से वैलेंसी फ्री है। इन दिस केस टर्सरी प्रीफिक्स इज यूज्ड विद दिस कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया टर्सरी पेंटाइल। यहाँ पर ये जो नियोपेंटेन बना है, इस नियोपेंटेन से एक ही तरह का अपने एल्काइल ग्रुप फॉर्म होगा जिसके अंदर टर्मिनल कार्बन से वैलेंसी फ्री, तो किसी से भी वैलेंसी फ्री कर देना, एक ही अपना कार्बन से वैलेंसी फ्री होगी। इसका नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नियोपेंटाइल। तो हमने जितने भी ग्रुप देखे थे पीछे वो सारे के सारे हमने एक साथ क्या कर लिए, देख लिए अपने। ये आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अब हम देखते हैं कुछ सर्टेन वर्ड यूज किए जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। अभी हमने एल्केन से एल्काइल देखा था, वैसे ही आपको ध्यान रखना है जो एल्कीन होता है, ठीक है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीनाइल बोल देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर मैं इसे वैलेंसी फ्री कर दूंगा तो इसे ऐसे, तो इसका नाम तो क्या होता है, इथीन। तो वैलेंसी फ्री होने के बाद इसे क्या बोलेंगे, इथीनिल, ठीक है, या इथीनाइल। अपने सिमिलरली अगर एल्काइन आ जाए तो एल्काइन में से भी अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइनाइल कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो एक कार्बन, तो इसका नेम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइनाइल। हमें क्या ध्यान रखना है, एल्केनो, एल्कीनो या एल्काइनो, उनके अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए कार्बन से तो उसके साथ इल जो है सफिक्स का यूज किया जाता है। इथीन था तो इथीनिल, इथाइन था तो इथाइनाइल, ठीक है। इस तरह से हम अपने इनको फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे को कुछ सर्टेन वर्ड है जो हमारे को ध्यान रखने हैं। वो सर्टेन वर्ड क्या है, कुछ कंपाउंड के साथ नेम यूज किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, विनाइल। विनाइल वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये व्हेन वैलेंसी इज फ्री फ्रॉम इथीन then formed species is called विनाइल, ठीक है। अच्छा देखिए, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नेम तो क्या होता है, इथीन। लेकिन जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करते हैं वैलेंसी फ्री होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं,
विनाइल बोलते हैं। अच्छे से याद रखना आपको, विनाइल ग्रुप होता है ये। सेकेंड ग्रुप हम देखते हैं आपका एलाइल। एलाइल क्या होता है? देखिए, वैन वैलेंसी इज फ्री फ्रॉम CH3 group of propene, then it is called allyl। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप, बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो स्ट्रक्चर ये किसकी हो गई आपकी? प्रोपीन की स्ट्रक्चर हो गई, 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, ये प्रोपीन हो गया। लेकिन इस बार वैलेंसी फ्री हम इस कार्बन से भी कर सकते हैं, इससे भी फ्री कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना, CH3 में से वैलेंसी फ्री होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये जो CH3 था इसमें से एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये बन गया CH2, ये वैलेंसी फ्री वाला ग्रुप हो गया। तो ये तो होगा आपका प्रोपीन, लेकिन ये जो ग्रुप बना है इसे हम क्या बोलेंगे? एलाइल बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। विनाइल के केस में क्या होता है? इथीन से हाइड्रोजन फ्री होता है, वैलेंसी फ्री हो जाती है, इसे विनाइल बोलते हैं। एलाइल के केस में प्रोपीन जो होता है उससे एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो देन जो फॉर्म्ड स्पीसीज होती है या फॉर्म्ड ग्रुप जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? एलाइल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपार्जिल। तो देखिए, प्रोपार्जिल किसे कहते हैं? नेक्स्ट ग्रुप हमारा है प्रोपार्जिल। तो देखिए, व्हेन वैलेंसी इज फ्री फ्रॉम CH3 group of propyne, then formed group is called प्रोपार्जिल। तो देखिए, प्रोपाइन का हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये जो स्ट्रक्चर ये किसकी है? प्रोपाइन की स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं? CH3 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोपार्जिल बोल देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। फर्स्ट कौन सा पढ़ा था हमने? फर्स्ट पढ़ा हमने विनाइल। इथीन में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो जो ग्रुप बनता है वो विनाइल हो गया। सेकंड हमने पढ़ा एलाइल। एलाइल क्या बताया हमने? प्रोपीन के CH3 में से वैलेंसी फ्री हो जाए इसे हम एलाइल बोलते हैं। और ये है आपका प्रोपाइन। प्रोपाइन के केस में क्या होता है? CH3 में से अपने एक हाइड्रोजन फ्री हाइड्रोजन निकल जाए, एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्रोपार्जिल कहते हैं। देन देखिए, एक ग्रुप आपका यूज होता है एक्राइल। एक्राइल ग्रुप का यूज, एक्राइल जो वर्ड है वो कब यूज करते हैं? ये एक्राइल ग्रुप कौन सा होता है? देखिए, एक्राइल के लिए आपको कंडीशन याद रखनी है। एक्राइल के केस में 3 कार्बन होते हैं, 1 डबल बॉन्ड होता है, और इन 3 कार्बन में से एक फंक्शनल ग्रुप कार्बन होता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन किसी कंपाउंड में आती है तो हम वहां पर एक्राइल ग्रुप का यूज करते हैं। ये सारे को कॉमन नोमेनक्लेचर में यूज होने वाले अपने प्रीफिक्स या फिर ग्रुप है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी चीज। जैसे कि मैंने कहा CH3 CH2 CH3 CH COH। तो ये देखिए आप, इसके अंदर 3 कार्बन है, 1 डबल बॉन्ड है, ठीक है, और साथ ही साथ एक जो है वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। तो इन दिस केस हम यहाँ कॉमन नोमेनक्लेचर में इसको क्या बोलेंगे? एक्राइल। और COH ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कॉमन नोमेनक्लेचर में जो सफिक्स होता है वो होता है इक एसिड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? एक्राइल प्लस इक, एक्राइलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, ये 3 कार्बन है, 1 डबल बॉन्ड है, और इन 3 कार्बन में से एक कार्बन आपका कौन सा कार्बन है? फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। तो एक्राइल ग्रुप का या एक्राइल वर्ड का यूज किया जाएगा। इन दिस केस इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा? ये साइनाइड ग्रुप है। साइनाइड ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो होता है ओ नाइट्राइल। तो एक्राइल प्लस ओ, नेम क्या हो जाएगा? एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। देन हम देखते हैं
ये देखिए 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड और एक कार्बन आपका कौन सा फंक्शन ग्रुप कार्बन है, तो एक्राइल वर्ड का यूज करेंगे। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो एल्डिहाइड ही होता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एक्राइल एल्डिहाइड। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, एक्राइल कहाँ यूज किया जाता है, कंडीशन हमें ध्यान रखनी है 3 कार्बन होना चाहिए, 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए और फंक्शन ग्रुप कार्बन होना चाहिए। फंक्शन ग्रुप वाला जो कार्बन होता है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन के पास में ही हमेशा डबल बॉन्ड होता है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन जनरेट होती है तो वहाँ एक्राइल वर्ड का यूज किया जाता है, एग्जाम्पल आपके सामने। इसी तरह सिमिलरली एक ग्रुप और होता है जिसे हम कहते हैं क्रोटोन ग्रुप, ठीक है। एक्राइल के केस में क्या होता है कि 3 कार्बन होते हैं और जो क्रोटोन जो ग्रुप होता है उसके केस में 4 कार्बन होते हैं। तो हम देखते हैं क्रोटोन ग्रुप क्या होता है। क्रोटोन ग्रुप में कंडीशन आपको ध्यान रखनी है क्या, 4 कार्बन होने चाहिए, 1 क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड भी क्या होता है एट सेकेंड कार्बन, ये भी फिक्स है। और इन 4 कार्बन में से 1 क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप कार्बन होना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उस दैट टाइम कॉमन नोमेनक्लेचर में क्रोटोन वर्ड का यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो 4 कार्बन है, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, और 1 कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोटोन। और COH ग्रुप का जो सफिक्स होता है कॉमन नोमेनक्लेचर में वो होता है इक एसिड, तो नेम हो जाएगा क्रोटोन प्लस इक, क्रोटोनिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो क्रोटोन 4 कार्बन है, 1 डबल बॉन्ड है, 1 फंक्शनल ग्रुप कार्बन भी है, तो नेम हो जाएगा क्रोटोन। और ये एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो प्रोटोन ही होता है कॉमन नोमेनक्लेचर में, तो नेम हो जाएगा प्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है। देन देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CN, ये ले लिया हमने, 4 कार्बन डबल बॉन्ड 1 फंक्शनल ग्रुप कार्बन, तो साइनाइड ग्रुप का होता है सफिक्स ओ नाइट्राइल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोटोनो नाइट्राइल। तो इन दिस क्लास हमने जो भी कॉमन नोमेनक्लेचर होता है, जो आपका कॉमन नोमेनक्लेचर है, ठीक है, कॉमन नोमेनक्लेचर होता है उसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं तो वो देखें, और कॉमन नोमेनक्लेचर में जो कंपाउंड्स के नेम होते हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर में कौन सी स्ट्रक्चर का किस तरह से नेम होता है वो देखे हैं। इसमें कॉमन नोमेनक्लेचर में कौन से ग्रुप को यूज करते हैं, उनके नेम किस तरह से दिए जाते हैं, वो सारा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो आज की ये सेकंड नंबर की जो बेसिक क्लास थी इसके अंदर हमने कॉमन नोमेनक्लेचर है वो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसके अंदर हम अपने जो फंक्शन ग्रुप है और जो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है कंपाउंड्स का, एल्केन का पहले तो वो देखेंगे, उसके बाद हम फंक्शन ग्रुप को स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ में आया होगा। फर्स्ट क्लास को भी आप देखिएगा, देन आप ये क्लास देखिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।